हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 11 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? जैसे मतलब क्या है कि ये मुद्दा देखिए आपको सामने लगा दिया गया है कि जैसे क्या है, इस मुद्दे के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन आर स्ट्रिपिंग वाइब्रेंट कलर्स फ्रॉम नेचर, ठीक है? इसी तरीके से अगले मुद्दे पे हम लोग जब चलेंगे, ठीक है? अगले मुद्दे पे हम लोग जब चलेंगे तो इसी तरीके से मैं रखा हूँ आपके लिए। जैसे देखिए, गेट द रॉकेट रेडी, ठीक है? गेट द क्या कह रहा है? रॉकेट रेडी क्या है? व्हाट इज ए वेट ड्रेस रिहर्सल, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नासा का कौन सा रॉकेट है? आर्टेमिस जो है आपका अभी सेकंड मिशन जो होने वाला है या हुआ है, ठीक है? या आर्टेमिस थर्ड जो मिशन लॉन्च करने वाला है। पहला जो आर्टेमिस 1 गया था, तो ये कौन सा प्रोग्राम है? इस तरीके से मैं आपको कहीं और जगह से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं द हिंदू का ही पेपर लेके आपके लिए आता हूँ, ठीक है? तो ये जो हमारा पहला मुद्दा रहेगा, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन आर स्ट्रिपिंग वाइब्रेंट कलर्स फ्रॉम नेचर, ठीक है? तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए, क्या है ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन आर स्ट्रिपिंग वाइब्रेंट कलर्स फ्रॉम नेचर, ठीक है? इसमें एक क्या दिया हुआ है जो देख लीजिए क्या कर रहा है कि इसका थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है? क्या है आपका कंटेंट्स में? तो ये हम लोग देखते हैं, जलवायु परिवर्तन अब केवल तापमान या समुद्र स्तर वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक जो रंगों हैं, जो इकोलॉजिकल कलर्स है को भी बदल रहा है, ठीक है? जैसे आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, अब केवल तापमान या समुद्र स्तर का वृद्धि तक ही नहीं सीमित रह गया। अब ये क्या कर रहा है ना, जो नेचर का जो ओरिजिनल जो रंग है, जो मतलब ओरिजिनल वास्तविक रंग है, उसको भी ये बदल रहा है, ठीक है? बीते 20 वर्षों में महासागर अधिक हरे हो गए हैं, ठीक है? जो नीले होना चाहिए था, आपका महासागर कैसे दिखते थे? नीले दिखते थे, अब वो क्या है? हरे रंग में बदल रहे हैं। जंगल समय से पहले ही भूरे पड़ रहे हैं, भूरे जो हरे दिखने वाले थे वो भूरे पड़ रहे हैं, और जो नीले दिखने वाले थे वो क्या है? नीले दिख रहे थे वो आपका हरे पड़ रहे हैं। तथा जो जीव जंतु हैं, कई पौधे अपने क्या बदल रहे हैं? रंग द्रव्य जिसको पिगमेंट्स बोला जाता है, वो बदलाव कर रहे हैं। इस वैज्ञानिक परिस्थिति इसे क्या कहा जा रहा है कि इसे वैज्ञानिक द्वारा क्या कहा रहा है कि पारिस्थितिकी विवरणता, ठीक है? इकोलॉजिकल डिसकलरेशन कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये वर्ड आप याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी विवरणता पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा था आपका पारिस्थितिकी विवरणता का मतलब क्या होता है? तो नेचर का रंग बदलाव ही आपका क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल डिसकलरेशन, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? इसीलिए आपको इस तरीके से मुद्दा रखा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि रंगों का जैविक महत्व क्या है, ठीक है? रंगों का जैविक महत्व क्या है? तो जीवों के लिए रंग, ठीक है? जीवों के लिए रंग क्या है? शिकारियों से बचाव करता है। जैसे जीव का जो रंग होता है ना, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाकर भेजा है कि जैसे हम लोग क्या है कि जैसे जो मान लिया जाए कि जीव होते हैं, जो अपने शिकार से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए वैसा रंग भी प्रदान किया गया है नेचर की तरफ से, ठीक है? साथी को आकर्षित करना, ठीक है? मेटिंग एंड कॉर्टशिप करना, यानी साथी को जो आकर्षित करते हैं, आकर्षण करके प्रजनन का जो कार्य होता है, ये आकर्षण करने वाली चीज जो रंग भी आपको करवाता है, ठीक है? तो रंग का महत्व ये बढ़ता है। और ताप नियमन जो थर्मो रेगुलेशन में भी आपका रंग बहुत ही महत्व रखता है, तो ठीक है? और जीवित रहने की क्षमता देता है। सर्वाइवल जो फिटनेस के लिए भी रंग बहुत जरूरी है, ठीक है? रंगों में परिवर्तन सीधे प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन और अनुकूलन से जुड़ा हुआ है। तो अडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन से रंग जुड़ा हुआ है। तो रंगों का इतना महत्व है। ऐसा नहीं है कि रंग अगर बदल जाएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है? या मतलब उनके लिए एडेप्ट कर जाएंगे। एडेप्टेशन का बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट्स होता है। जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो एडेप्टेशन आप देखिएगा। सक्सेशन एक आता है, इकोलॉजिकल आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन एक आता है, मतलब पारिस्थितिकी अनुकरण आता है। देखिए कैसे कैसे बदलता है, वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी शुरुआत हुआ था, ठीक है? किस तरीके से एक मान लिया जाए ये बिंदु है, इतनी चीजों से, ये छोटा से बिंदु से हम लोग मानव रूपी हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े विशाल पौधे देखते हैं, आपका बड़े बड़े पशु देखते हैं, जानवर देखते हैं। तो ये आपका बताया जाएगा जब इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी इन्वायरमेंट जब पढ़ाया जाएगा तब, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है?
देखिए प्रमुख जो वैज्ञानिक निष्कर्ष है वो क्या निकाले हैं, जैसे आपका कीटों और पक्षियों में रंग परिवर्तन, ठीक है, कीटों और पक्षियों में रंग परिवर्तन, ठीक है, जैसे क्या है कि अमेज़न वर्षा वन अध्ययन किया गया है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लिए। तो वनों की कटाई से तितलियां कम रंगीन हो रही हैं, ठीक है, मतलब जो तितलियां है ना आपका, वो कम रंगीन होते जा रही है, कम चमकीले रंग हो रहा है, ठीक है, बेहतर छलावरण हो रहा है, ठीक है, और अधिक जीवित रहने की संभावना क्या है, उनको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध अध्ययन में क्या दिया, देखो अमेज़न वर्षा वन अध्ययन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ अच्छा संभावना है। उत्तरी गोलार्ध अध्ययन में इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन 2024 का है कि हीट वेव के कारण कई जो लेडी बर्ड होते हैं या ड्रैगन फ्लाई होते हैं हल्के रंग की हो रही है। हल्का रंग मतलब कम ऊष्मा अवशोषण की अब इसमें क्या है प्रक्रिया होगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है वेब्स एकेडमी चैनल, ठीक है, आपको वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी, आप यहाँ जो भी नए कंपटीटर्स या लर्नर है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा हम लोग का लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर के लिए, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी पढ़ने वाले हैं आपके भाई बहन सहपाठी आपके दोस्त फैमिली में, तो उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए और हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बोलिए, ठीक है। और एक लाइक जरूर करके आप जाइएगा, प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक लाइक जरूर करके जाइएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहता है, और हमारा इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहता है, वहां से जुड़िए और अपना मांग रखिए, ठीक है। जो मैं मेंस का क्वेश्चंस देता हूँ या एमसीक्यू करवाता हूँ, कुछ एमसीक्यू के बारे में पूछता हूँ, तो वो आप लोग जरूर आंसरेबल किया कीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ कि आप लोग कोई भी बच्चा जो है, आप लोग मुझे नहीं लग रहा है अभी कि आप लोग कोई भी किसी चीज को लेकर बहुत ही आप लोग उत्सुक हैं, या आप लोग बहुत ही कंसंट्रेशन से आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। लगातार आप लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है, प्रतीत होता है मुझे, ठीक है। तो चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए, तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था आपका, क्या था, जैविक नियम, बायोलॉजिकल रूल्स जो है आपका, एक वोगरेट्स का रूल है, ठीक है, वोगर्ट्स का रूल, शीत रक्तीय जीव, ठीक है, ठंडे क्षेत्र में गहरे रंग होते हैं, ठीक है। वोगर्स रूल जो कह रहा है कि शीत जो ठंडे क्षेत्र में रहेंगे ना, उनका रंग गहरा होगा, और गर्म गर्म क्षेत्र में हल्के रंग होंगे। तो इससे आपको क्या पता चला, आप लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि स्टेट वाइज भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है नॉर्थ, आपका जम्मू कश्मीर जो है नॉर्थ स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो क्या है आपका हिमालयन क्षेत्र है, तो वहां तो जीव कैसे रहेंगे, वहां के जीव कैसे रहेंगे आपका, किस तरीके का, ठंडे, मतलब जो ठंडे क्षेत्र है तो वहां के जीव गहरे रंग के होंगे, और गर्म क्षेत्र वाले जैसे आप साउथ में चले जाइए तो हल्के रंग के होंगे। तो इस तरीके से ये शीत रक्तीय जीव का वोगेट्स रूल अपनाया था, ठीक है। और आपका ग्लोगर्स रूल्स जो ना अपनाया था ना, कि उष्ण रक्तीय जीव, ये देखिए अधिक नमी वाले वर्षा, यानी अधिक नमी जहां रहेगा या वर्षा वाले क्षेत्र में गहरे रंग के होते हैं, जो वो बताया, ठीक है। और शुष्क या ठंडे क्षेत्र में ये हल्के रंग के होंगे, ठीक है। तो ये देखिए शुष्क और ठंडा, ये दोनों कहीं ना कहीं जो है आपका अधिक नमी, मतलब कहीं ना कहीं ये उल्टा हो रहा है, ठीक है, ये ग्लोगर्स रूल के अनुसार, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति की तुलना किया जाए यहाँ पे, तो प्रिपेयर्ड मोथ एक उदाहरण है, प्रिपेयर्ड मोथ जो है आपका उदाहरण है। प्रदूषण से पेड़ों की छाल गहरी होती है, गहरे रंग की पतंगे अधिक जो है जीवित रही हैं। वर्तमान रंग परिवर्तन भी उसी तरह का मानव प्रेरित प्राकृतिक चयन का है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा बायोलॉजिकल रूल आपका। और आपका शहरीकरण और प्रदूषण का प्रभाव भी इस पे डाला जा रहा है। देखिए चीन में 547 पक्षियों प्रजातियों पर अध्ययन किया गया 2024 में, तो क्या पता चला, शहरी क्षेत्रों में पक्षी अधिक गहरे और फीके रंग के होते हैं, ठीक है। और भारी धातुएं जैसे लेड हो गया आपका, मेलानिन से जुड़कर रंग क्या हो रहा है, गहरा कर सकता है इसको, ठीक है। पौधों में रंग परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो एक कैरोटीनोइड्स जो होता है वो क्या करता है, पौधों को लाल रंग, पीले रंग, नारंगी रंग देता है, ठीक है, कैरोटीनोइड्स, ठीक है। परागणकर्ताओं को आकर्षित करता है ये रंग, ठीक है।
शहरी पौधों में इन पिगमेंट्स का उत्पादन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब करंट जो बायोलॉजी है 2020 का क्या बता रहा है कि फूल यूवी पिगमेंट जो होता है बदल रहे हैं। इससे क्या होता है, परागन प्रभावित होगा, यानी परागन नहीं होगा, जिससे आपका प्रजनन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंताजनक है। अब यहाँ पे है क्या, आपको समुद्री पारिस्थितिकी जो है कोरल ब्लीचिंग हो रहा है भारत में। उदाहरण इसका क्या है, फरवरी 2025 में क्षेत्र जो बताया गया है, गल्फ और मन्नार की खाड़ी, पाक वे हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। इसका कारण क्या बता रहा है कोरल ब्लीचिंग का कारण, क्योंकि समुद्री तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण कोरल अपने सहजीवी शैवाल जो जयंथला बाहर निकाल देता है, जिसके कारण सफेद हो जाता है। ठीक है, परिणाम इससे क्या होगा, भोजन की कमी हो रहा है, रंगों का खतरा बढ़ रहा है, जैव विविधता में गिरावट आ रही है, स्वस्थ कोरल रीफ समुद्र के नीचे जंगल जैसा है। ये आपका कौन बोला था, डॉक्टर थिनेस टी ने। तो ये अभी आप एक आपको वक्तव्य है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपका कि महासागरों में महासागर क्यों हो रहे हैं हरे, मतलब हरे क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन। तो एल्गल ब्लूम जो है, जो शैवाल वृद्धि जो कर रहा है, जो क्या करता है, पोषक तत्व प्रदूषित हो रहा है, गर्म पानी यहाँ हो रहा है। इसके कारण क्या है, एल्गल ब्लूम यानी शैवाल वृद्धि हो रहा है। प्रभाव क्या हो रहा है, जो प्रकाश जहां तक पहुंचनी चाहिए, मान लिया जाए यहाँ पे आपका एल्गल ब्लूम आ जाएगा, तो प्रकाश को क्या आपको पार करने देगा, ये पार करने देगा नहीं, पार करने देगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रकाश अवरोध हो रहा है। और क्या हो रहा है, ऊपर से जो आपका प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा, तो नीचे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी, यानी डेड जोन बन जाएगा। ठीक है, मछलियों और समुद्री जीवों को ये क्या पहुंचाएगा, जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो जो नीचे वाले जीव है, जलीय जीव, जो मछली हो गया जैसे समुद्री जीव, ये इनका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और ये अपना एडेप्टेशन इनके लिए सही नहीं रहेगा, तो ये मर सकते हैं। ठीक है, ओके, और इस पर व्यापक प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो प्रजनन व्यवहार प्रभावित हो सकता है। ठीक है, रंग के कारण ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो भाई प्रजनन व्यवहार भी बदल जाएगा। कोर्टशिप टाइमिंग बदल सकते हैं ठंडे समय में। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा आ सकती है, जैव विविधता का ह्रास होने का चिंता भी है। ठीक है, अब यहाँ पे वैश्विक स्तर पर पहल क्या क्या चलाया गया है आपका इसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, तो ये आप देखिएगा। वैश्विक स्तर पर पहल जो है, ग्लोबल इनिशिएटिव, पहला जो है आपका UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट जो है, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का ये लक्ष्य दिया है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से कोरल ब्लीचिंग, जैव विविधता ह्रास, ठीक है, और क्या है, समुद्री और स्थलीय रंग परिवर्तन और को कम करने में सहायक होगा। ये आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर सीमित रखा जाएगा तो। दूसरा क्या है, कन्वेक्शन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। ठीक है, ये कुमिंग मॉनिट्रियल जो है आपका, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 के तहत क्या किया गया है कि 2030 तक, देखिए ये सब आप याद रखिएगा, एक इकोलॉजिक जब आप पढ़िएगा ना इन्वायरमेंट का, तो वहां पे भी इसको आपको पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, लेकिन अभी से आप लोग इस तरीके से अगर क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप अभी भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपके पास JPSC वाले के पास टाइम नहीं है, आपका AEDO वाले के पास अब टाइम नहीं है, तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप लोग नोट डाउन, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, आप लोग के बहुत बेनिफिट होगा, ये आप याद रखिएगा। सिर्फ इसको कन्वेक्शन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसके लिए हुआ है, तो ये आप ऐसे भी याद रखिएगा कि किसके, क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 क्या है, 2030 तक। इसका लक्ष्य याद रखिएगा कि 30% भूमि और समुद्र संरक्षण आपका लक्ष्य है। ठीक है, 30% भूमि और समुद्र का संरक्षण लक्ष्य है। प्रदूषण में 50% कमी करना है, रंगों से जुड़ी जैविक विशेषताओं का संरक्षण करना है, तो इसके लिए आया है, तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला पहल जो चलाया गया है आपका IPBES, यानी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये क्या करेगा, जैव विविधता बदलाव के अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स ये विकसित करेगा। ठीक है, और ट्रैट बेस्ड स्टडी, जैसे रंग हो गया, आकार हो गया, व्यवहार हो गया, उस आधारित ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ठीक है, और क्या है आपका चौथा, क्या है आपका, ये बोल रहा है कि यूएनए जो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन
ठीक है। 2021 से 30 तक का इसका जो चला गया है, जो वनों आर्द्रभूमि प्रवाल भित्तियों का पुनर्स्थापन करना, ठीक है। अमेज़न, ग्रेटर बैरियर रीफ जैसे हॉट स्पॉट में रंग आधारित जैव विविधता की वापसी लाना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आपको अगला जो है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया गया है। कोरल ब्लीचिंग का निगरानी किया जाएगा। समुद्री तापमान और शैवाल वृद्धि पर डाटा ये देगा, ठीक है। और एफएओ और यूनेस्को पहल जो है देखिए मैप चलाया गया, मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया। शहरीकरण के जैविक प्रभाव का अध्ययन करेगा। पौधों एवं जीवों के रंग में परिवर्तन सहित ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा। भारत द्वारा क्या पहल चलाया गया है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि भारत क्या कर रहा है। अपने देश के बारे में तो जानना जरूरी है ना। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो एनएपीसीसी है, उसके तहत 8 मिशन चलाए गए हैं। नेशनल मिशन फॉर स्टैनिंग आपका हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल कोस्टल मिशन, ये सब क्या है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है कि स्थिरता से रंगों का जो परिवर्तन हो रहा है उसका मूल कारणों पर नियंत्रण करेगा। ये दूसरा क्या है, चलाया जा रहा है आपका नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, ठीक है। ये बायोडायवर्सिटी ट्रैट कंजर्वेशन करेगा। प्रजातियों के अनुकूलन एडेप्टेशन पर निगरानी करेगा। एनबीए हो गया, एसएसबी हो गया, बीएमसी की भूमिका बढ़ाया गया है। और थर्ड जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक है। तटीय विकास पर नियंत्रण करेगा। कोरल रीफ, मैंग्रोव हो गया, सीग्रास का संरक्षण हो गया, ब्लीचिंग और अलग अलग एल्गल ब्लूम जो होता है, यानी आपका शैवाल वृद्धि को रोकने में ये सहायता करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और फोर्थ क्या चला रहा है, ये आपका इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट करा जा रहा है, जिससे क्या होगा, विश्व बैंक समर्थित है ये। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कोरल, मैंग्रोव और समुद्री जैव विविधता की निगरानी कर रहा है। और पांचवा जो है नेशनल कोरल रीफ रिसर्च मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी चला रहा है, ठीक है। तो ये एनआईओ द्वारा है संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका किया जा रहा है। एक कैंपा फंड और मिशन भी चलाया जाएगा, ग्रीन मिशन भी चलाया, वनों का पुनर्जनन के लिए प्राकृतिक आवास बहाली होगा, तितलियों पक्षियों की जो रंग की वापसी किया जाएगा, ओके। और सिक्स जो है अर्बन बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एंड स्मार्ट सिटीज भी बनाया जा रहा है। शहरी हीट आइलैंड को प्रभाव को कम करना है इसको। और परागकण जो कर्ताओं हैं तितली जैसे मधुमक्खियों के लिए अनुकूलन वातावरण भी बनाना है इसको। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे, इसका पहल तो हम लोग देख लिए। पहले हम लोग देखते हैं, इतना बार कोरल कोरल आया है, कोरल ब्लीचिंग, तो वो हम लोग देखते हैं। पहले तो जानते हैं कोरल क्या है। देखिए मेरा जो है सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, सरलीकरण करना है। आपको एक एक वर्ड जो है, एक एक पॉइंट जो है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए आपका कोरल वर्ड जो है यहाँ पे फेमस है, आपके एग्जामों के लिए भी कोरल के बारे में पूछा जाता है। तो कोरल पहले बताता हूँ आपको। कोरल समुद्री अकशेरुकीय जीव होता है। ये आपका सिनिडेरिया संघ के संबंधित है, सिनिडेरिया संघ से। आपका कोरल अपने शरीर में जू जैंथला जैसे सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में रहता है। यही शैवाल क्या होता है, कोरल को रंग देता है, यानी ठीक है। ये जो शैवाल है ना, जू जैंथला, वो रंग प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा, रंग कौन प्रदान करता है, तो आपका सूक्ष्म शैवाल। 90% तक ऊर्जा जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रदान करता है। तो ये आप याद रखिएगा, जू जैंथला कितने इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आ गया अब दूसरा वर्ड जो आता है, कोरल ब्लीचिंग किसको कहा जाता है। तो जब कोरल अत्यधिक ताप तनाव में आते हैं, तो अपने सहजीवी शैवाल जो आपको, जब अत्यधिक तापमान पड़ेगा ना कोरल पे, तो अपने जो सहजीवी शैवाल है जो जैंथला को बाहर निकाल देता है जब तापमान अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोरल का रंग ही नहीं, जैसे ये रंग प्रदान करता है, तो जब ये इसी को बाहर निकाल देगा तो इसमें रंग क्या होगा, सफेद हो जाएगा। ब्लीच यानी सफेद दिखना, यानी ब्लीच्ड हो जाना। ब्लीचिंग मतलब मृत्यु नहीं है, ये आप याद रखिएगा। कोरल जो ब्लीचिंग कहा जाता है वो मृत्यु नहीं होता है, लेकिन यदि तनाव ये लंबे समय तक रहा ना, तब ये मर सकता है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग के कारण क्या होता है, तापमान वृद्धि मुख्य कारण है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा देखते जाइएगा, कुछ ज्यादा है तो तापमान वृद्धि, जैसे समुद्री सतह तापमान 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो गया, लंबे समय तक बनी रहने वाली मैरीन जो हीट वेव हो रहा है, ठीक है। ये कारण बना है। अन्य कारण में आप देख लीजिए, आपका क्या है अन्य कारण में, तो आपका समुद्री अम्लीयकरण, ओशियन एसिडिफिकेशन, ये मैं बताऊंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा। प्रदूषण, सीवेज हो गया, आपका औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, शैवाल के अत्यधिक वृद्धि हो गया, अत्यधिक सूर्य प्रकाश, यूवी रेडिएशन भी बहुत कहीं कहीं ये कारण बनता है। तटीय निर्माण एवं ड्रेजनिंग हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा।
कोरल ब्लीचिंग के प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? पारिस्थितिकी प्रभाव जो पड़ेगा, कोरल रीफ और समुद्र के नीचे जंगल जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, मछलियों और आकर्षक जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा, जैव विविधता में गिरावट आएगा। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? मत्स्य जो पालन करते हैं वो प्रभावित होगा, पर्यटन उद्योग को नुकसान होगा, तटीय क्षेत्रों में आजीविका का संकट भी बनेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। भौगोलिक प्रभाव क्या रहेगा? तटों की प्राकृतिक सुरक्षा घटती है, कटाव और तूफानों का खतरा भी बढ़ता है। भारत में कोरल ब्लीचिंग क्या है ये देखिए, आपका कहाँ प्रमुख क्षेत्र जो है आपका लक्षद्वीप हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु में, पाकवे हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात हो गया। फरवरी 2025 में इन क्षेत्रों में ब्लीचिंग की रिपोर्ट की गई थी, मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है। ठीक है, वैश्विक उदाहरण देख लीजिए आप, आपका ग्रेट बैरियर रीफ हो गया ऑस्ट्रेलिया में, बार बार होने वाला ब्लीचिंग 1998 2016 में, 2020 में, 2024 में। आगे की राह क्या हो सकता है? तो वैज्ञानिक एवं नीति स्तर पर दक्षिणी गोलार्ध और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक शोध की जरूरत है। दीर्घकालिक फील्ड मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। माइक्रो हीट वेव संरक्षण, छायादार क्षेत्र जरूरी है। ठीक है, आपको भारत के लिए क्या है तो वह तटीय विकास का विनियमन किया जाए, जल गुणवत्ता सुधार किया जाए, कोरल तनाव संकेतों को निगरानी किया जाए, प्राकृतिक वनों का पुनर्जनन किया जाए। ठीक है, तो ये भारत के लिए कहीं न कहीं ये आगे की राह है। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से एमसीक्यू बनता है, तो देखते हैं पारिस्थितिकी विवर्तनता जो आगे आपको इकोलॉजिकल डिसकलरेशन शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? जीवों और पौधों के रंग मानव जनित पर्यावरणीय बदलाव के कारण परिवर्तन आता है, या महासागर में तापमान वृद्धि के कारण हो रहा है, या पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रजातियों विलुप्त हो रहा है, केवल कोरल रीफ का सफेद हो जाना क्या होता है? तो ये जीवों और पौधों के रंगों में मानव जनित पर्यावरणीय बदलाव के कारण ये परिवर्तन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा नियम यह बताता है कि ठंडे क्षेत्रों के शीत रक्तीय जीव सामान्यतः गहरे रंग के होते हैं? तो ये कौन सा होता है? आपका बॉर्गट्स रूल, ये आप याद रखिएगा। देखिए ये बॉर्गट्स रूल जो है आपका आपका बॉगर्ट्स रूल जो बताया था कि बॉगर्ट्स रूल शीत रक्तीय जीव जो रेप्टाइल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया पर लागू होता है। ठीक है, सभी जीवों पर लागू नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स का ये बोलता है। ठीक, जो ठंडे क्षेत्र में रहेंगे ना उनका रंग कैसा होगा? गहरा होगा। ठीक है, तो ये बॉगर्ट्स रूल का है। अब आपका गोगर्स रूल के अनुसार क्या है? ग्लोगर्स रूल्स के अनुसार किससे संबंधित है? तो ये आपका कौन सा है? रंग और आर्द्रता। ठीक है, वर्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप देख लिए हैं। और अगले जो एमसीक्यू है कि कोरल ब्लीचिंग का तत्कालिक कारण क्या हो सकता है? आपका शैवाल की अत्यधिक वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सॉरी सहजीवी शैवाल का बाहर निकालना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सहजीवी शैवाल का बाहर निकालना। ताप तनाव के कारण कोरल अपने जो सहजीवी शैवाल है ना उसको बाहर निकाल देता है, जिससे वो सफेद दिखने लगता है, तो इसी को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कोरल रीफ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, अंडमान निकोबार। देखिए सुंदरबन मैंग्रोव के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये सुंदरबन नहीं है, तो जिसमें 1 2 4 होगा तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रिपेयर्ड मॉथ का उदाहरण जो है का महत्व क्या रखता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मानव हस्तक्षेप यहाँ पे बताया गया है कि यह मानव प्रेरित प्राकृतिक चयन। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक नेचुरल सिलेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव प्रेरित। ठीक है, आपका क्लासिक उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा मानव हस्तक्षेप से जो हस्तक्षेप किया जाता है मानव से प्राकृतिक चयन की दिशा बदल सकती है, ये ऐसा प्रिपेयर्ड मौत का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरों के हरे होने का मुख्य कारण क्या है? तो शैवाल की वृद्धि होना या अलग अलग होना। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। देखिए नेक्स्ट जो हमारा आपका मुद्दा है ये है गेट द रॉकेट रेडी। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नासा का SALS जो रॉकेट है इसके बारे में मैं बताऊंगा। और ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है ये सीन एट द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा ऑन जनवरी 17। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका? देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ
कि इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज ए वेट ड्रेस रिहर्सल, ठीक है। ए वीक एगो नासा फाउंड ए हाइड्रोजन लीक ड्यूरिंग ए वेट ड्रेस रिहर्सल, यानी मतलब क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का लीकेज हो रहा है। तो वही के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। पहले तो इसका किस संदर्भ में लिखा गया, तो हाल ही में नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन की वेट ड्रेस रिहर्सल के दौरान हाइड्रोजन लीकेज की पहचान की है। यह खबर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लॉन्च सिस्टम परीक्षण और मिशन सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ड्रेस रिहर्सल जो होता है, पहले वो क्या होता है। तो ड्रेस रिहर्सल जो का अर्थ होता है कि लॉन्च डे, जब जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है ना, तो वहाँ जो लॉन्च होता है जिस दिन, उससे होने वाली सभी लॉन्च डे पर जो होने वाली सभी गतिविधियों को पूर्ण अभ्यास, पहले ही उसका अभ्यास किया जाता है, ठीक है। ताकि क्या हो, सुनिश्चित हो सके जो हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मानव संसाधन है, उनका क्या हो जाए, टाइमलाइन है, एकीकृत प्रणाली की तरह काम कर रहा है या नहीं। यानी ये क्या हो गया, आपका ड्रेस जो रिहर्सल हो गया, रिहर्सल जिसको रिहर्सल बोला जा रहा है। तो ड्रेस रिहर्सल माने पहली जो लॉन्च करने से पहले ही सारा चीज को रिहर्सल किया जाए, ठीक है, लॉन्च से पहले। अब यहाँ हो गया ड्राई ड्रेस रिहर्सल। तो ये ड्राई रिहर्सल का क्या होगा कि रॉकेट में क्रायोजेनिक ईंधन नहीं भरा जाता है। पहले तो ये जान लीजिए, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन नहीं भरा जाता है, केवल वाहन और ग्राउंड सिस्टम को पावर देना होता है। संचार प्रणाली की जांच, काउंटडाउन का अभ्यास, ठीक है, कि कैसे काउंटडाउन किया जाएगा, जैसे बोला जाता है ना 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आपका या तो 10 से गिना जाता है, 10 8 9 10 9 8 7 6, ठीक है। तो इस तरीके से काउंटडाउन किया जाता है, महत्वपूर्ण घटनाओं का सिमुलेशन किया जाता है। सेंसर इनपुट सिमुलेटेड होते हैं, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या होता है, लॉजिकल और प्रोसेस संबंधी त्रुटियों का पहचान किया जाना, कि कैसे ये पहचान किया जाए। ईंधन रिसाव जैसे जोखिम से बचा, जो अभी ईंधन रिसाव जो लीकेज को डिटेक्ट किया गया है, वो इसी के तहत होता है, यानी आपका ड्राई ड्रेस रिहर्सल का। अब देखिए वेट ड्रेस रिहर्सल क्या होता है, तो ये लॉन्च डे जैसी सबसे नजदीकी सुरक्षित स्थिति होता है। रॉकेट को उसके वास्तविक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट से भरा जाता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन हो गया और लिक्विड हाइड्रोजन भरा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। मुख्य चरण जो होता है, ईंधन लाइनों को ठंडा करना होता है और टैंकों में ईंधन भरना होता है। ये आपका वेट ड्रेस रिहर्सल के दौरान किया जाता है। टैंकों का दाब देखा जाता है, लीक डिटेक्टरों की निगरानी किया जाता है, काउंटडाउन को इग्निशन किया जाता है, ठीक से पहले तक ले जाना होता है, फिर ईंधन निकालकर वो वाहन को सुरक्षित अवस्था में लाना होता है। तो ये होता है वेट ड्राई रिहर्सल, ठीक है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है वेट ड्रेस रिहर्सल, तो इसका केवल इसी चरण में होता है क्रायोजेनिक तापमान पर होने वाली समस्याएं सामने आती है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सील में जो लीकेज होते हो, ग्राउंड और रॉकेट का कनेक्शन दोष हो, तो ये सब जाना जाता है आपका वेट ड्रेस रिहर्सल में। ड्राई रिहर्सल में ये समस्या दिखाई नहीं देते हैं जो शुरुआत का होता है, ठीक है। आर्टेमिस 2 जो है के मामले में हाइड्रोजन लीकेज इसी कारण सामने आया है, वेट ड्रेस रिहर्सल। तो आप लोग पूरी तरीके से वेट ड्रेस रिहर्सल क्या होता है, ड्राई ड्रेस रिहर्सल क्या होता है, रिहर्सल क्या होता है, ठीक है, ड्रेस रिहर्सल क्या होता है, तो आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आर्टेमिस 2 मिशन क्या होता है। तो यह मिशन अमेरिका के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत पहला मानव युक्त जो है क्रूड चंद्र मिशन होगा। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, तो नासा का दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम है। लक्ष्य क्या है इसका, तो चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति, भविष्य में मंगल मिशन की तैयारी, अपोलो कार्यक्रम का उत्तराधिकारी, ठीक है। जो अपोलो मिशन पहले गया था, अपोलो पहला जो गया था मिशन चंद्रमा पर, वो अपोलो ही गया था। तो ये आप याद रखिएगा, ये आर्टेमिस मिशन आपको जरूरी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनाता है। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले मुझे इस बिंदु को आपका पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्या है आपका इसमें स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मुझे समझाने दीजिए, ठीक है। देखिए क्या है बिंदु और पॉइंट और विवरण क्या है। देखिए मिशन का प्रकार कैसा है, आर्टेमिस 2 के बारे में बता रहा है। तो मानव युक्त चंद्रमा परिक्रमा करेगा। आपका लॉन्च यान कौन है, स्पेस लॉन्च सिस्टम जो SLS है, ठीक है। अंतरिक्ष यान कौन सा है, वो ओरियन आपका क्रू मॉडल है, ठीक है, मॉड्यूल है।
लॉन्च स्थल कहाँ से है? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की कक्षा में न जाकर लूनार फ्लाई अवे करना, ठीक है, कक्षा में नहीं जाएगा, ये लूनर जो फ्लाई वाई करेगा, ठीक है, लैंडिंग नहीं होगा, लूनार पर ये लैंडिंग नहीं करेगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये इसीलिए मैं आपको बोला कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चालक दल कौन है? क्रू, कुल 4 यात्री अंतरिक्ष यात्री रहेंगे इसमें, ठीक है। ओरियन जो यान में सवार होकर पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला पहला मिशन होगा अपोलो के बाद। आर्टेमिस 2 का उद्देश्य क्या है? ओरियन स्पेसक्राफ्ट की मानव सुरक्षा क्षमता की जांच करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का परीक्षण करना, डीप स्पेस नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन बढ़ाना, आपका क्रू जो ऑपरेशन है का वास्तविक वातावरण में अभ्यास करना। आर्टेमिस 3 जो होगा चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तकनीकी विशेषता इसमें देखिए, स्पेस लॉन्च सिस्टम है, अब तक का सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट है ये आपका है, ठीक है। ईंधन इसमें कौन सा? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा जाएगा, ठीक है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट क्या है? क्रू मॉडल, जो सर्विस मॉडल आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया। हीट शील्ड है, पृथ्वी में पुनः प्रवेश के लिए हीट शील्ड का भी उपयोग किया जाता है। आर्टेमिस 2 क्यों महत्वपूर्ण है? तो अपोलो जो 17 था आपका 1972 के बाद पहली बार मानव जो होगा लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाएगा, यानी डीप स्पेस ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की पुनः शुरुआत होगी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यूरोपियन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। भारत के लिए महत्व, इसरो भी आपका गगनयान मिशन से पहले ये तुलना कर सकता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीकी और भी इसको प्राप्त होगा। डीप स्पेस लाइफ सपोर्ट और सेफ्टी सिस्टम से भी सीख ये ले सकता है, ठीक है। आर्टेमिस मिशन का क्रम जो है, मिशन जो है आर्टेमिस 1 आपका बिना चालक दल ओरियन परीक्षण का गया था, और विवरण जो दूसरा है आर्टेमिस 2 मानव युक्त फ्लाई बाय जाएगा। आर्टेमिस 3 जो होगा चंद्रमा पर मानव लैंड करेगा, ठीक है, ये साउथ पोल पर, ये भी आप याद रखें। यहाँ पे है क्रायोजेनिक ईंधन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो क्रायोजेनिक ईंधन वो ईंधन होते हैं जिन्हें अत्यंत कम तापमान पर लगभग लगता है -100-150 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर द्रव अवस्था में संग्रहित किया जाता है, ताकि उन्हें रॉकेट इंजन में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये प्रमुख क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट कौन कौन है? तो लिक्विड ऑक्सीजन, जो भूमिका इसका क्या रहता है? ऑक्सीडाइजर, यानी दहन में ऑक्सीजन प्रदान करता है। द्रवीकरण तापमान लगभग आपका -183 डिग्री सेल्सियस। विशेषता क्या है? स्वयं ज्वलनशील नहीं होता है, ईंधन के साथ मिलकर तीव्र दहन ये करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। लिक्विड हाइड्रोजन, आपका भूमिका जो है फ्यूल, ठीक है। द्रवीकरण जो तापमान है लगभग -253 डिग्री सेल्सियस है, और विशेषता सबसे हल्का तत्व है। उच्च स्पेसिफिक जो है आपका इम्पल्स होता है, इसमें अत्यधिक ज्वलनशील होता है लिक्विड हाइड्रोजन। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, ओरियन स्पेसक्राफ्ट क्या है? तो ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ओरियन जो एक ह्यूमन रेटेड डीप स्पेस स्पेसक्राफ्ट है, अंतरिक्ष यात्रियों को ये क्या करेगा? उद्देश्य इसका है कि लो अर्थ ऑर्बिट से आगे ले जाने का, और चंद्रमा और भविष्य में मंगल अभियानों का के लिए ये उपयोग किया जाएगा। प्रमुख घटक क्रू मॉडल है, इसका सर्विस मॉडल उपयोग किया गया, लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम है, आपातकालीन स्थिति में ये क्रू मॉडल को रॉकेट से अलग कर देगा, ठीक है। ओके, तकनीकी विशेषता वही है कि मतलब 4 यात्री ले जाएगा, जो मैं पीछे आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। एसएलएस क्या है? तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा कि एसएलएस जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम है, नासा का सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जिसे विशेष रूप से आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत मानव एक चंद्रमा मिशनों के लिए विकसित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है एसएलएस, ठीक है। ओके, और इसका उद्देश्य है कि ओरियनो स्पेसक्राफ्ट और भारी पेलोड को आपका लो अर्थ ऑर्बिट से आगे ले जाना, और अपोलो और सैटर्न जो 5 के बाद सबसे शक्तिशाली रॉकेट ये माना गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एमसीक्यू इसका देखते हैं। तो नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम के संदर्भ में बात कीजिए। तो पहला है कि यह एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, तो सही है। इसे के कोर स्टेज में LOX का उपयोग किया जाता है, क्या ये सही है? यह स्वयं एक तो दूसरा भी हमारा सही है। यह स्वयं एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओरियन स्पेसक्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्टेमिस प्रोग्राम का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, तो सही है। इसका सर्विस मॉडल यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, तो ये भी सही है। यह स्वयं एक लॉन्च वाहन है, तो यह स्वयं एक लॉन्च वाहन नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
एक और दो। अगला जो क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें अत्यंत कम तापमान पर द्रव अवस्था में संग्रहित किया जाता है, तो सही है। लिक्विड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में आपका उपयोग किया जाता है, तो क्या ये सही है। इनका उपयोग उच्च स्पेसिफिक इम्पल्स प्राप्त करने में किया जाता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन को। ये आपको गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन आपका क्या काम के संदर्भ में, यह ईंधन के रूप में ये दहन में सहायक बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। लिक्विड हाइड्रोजन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो उच्च स्पेसिफिक इम्पल्स होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले जो मुद्दा है आपका क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट ही पेज पे लगा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेंटर मैंडेट्स लेवल फॉर फोटो रियलिस्टिक एआई कंटेंट क्या होता है, पहले तो इसको हम लोग न्यूज जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है संदर्भ में क्या कहा गया है कि सरकार ने आईटी नियम जो 2021 है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में संशोधन करते हुए एआई जनित जो एआई जनरेटेड और सिंथेटिक कंटेंट से जुड़े नए दायित्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डीप फेक, गैर सहमति वाले कंटेंट और भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण करना है, संशोधन किया गया, ठीक है। क्या होता है, केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स के तहत क्या अनिवार्य किया है, मतलब जो अनिवार्य किया है कि फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट जो होता है, इमेज वीडियो ऑडियो का स्पष्ट और प्रमुख रूप से लेबल किया जाए। तो मतलब लेबल करना है अगर आप एआई से जनरेट किए हैं तो, ठीक है। यदि कंटेंट एआई द्वारा बनाया गया है तो वह फोटो वीडियो की तरह वास्तविक दिखता है, ठीक है। इसी के लिए बोला जाता है फोटो रियलिस्टिक। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर से डिस्क्लोजर लेना होगा, ठीक है, या स्वयं प्रोएक्टिव लेबलिंग करनी होगी, ठीक है, कि एआई है या नहीं है। तो नॉन कॉन्सेंसुअल डीप फेक मामलों में कंटेंट हटाना अनिवार्य है। नियम न मानने पर सेफ हार्बर समाप्त हो सकता है। सेफ हार्बर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप लोग जानिए कि फोटो रियलिस्टिक का अर्थ क्या होता है। ऐसे चित्र जो या वीडियो या इमेज जो वास्तविक फोटोग्राफ जैसे दिखता हो, इतना वास्तविक हो कि असली और नकली में पहचानना कठिन हो, इसी को कहा जाता है फोटो रियलिस्टिक। सरल शब्दों में कहा जाए तो कंटेंट वह डिजिटल एआई फोटो रियलिस्टिक वह कंटेंट वह डिजिटल या एआई निर्मित दृश्य सामग्री है जो मानव आंखों को पूरी तरह से वास्तविक प्रतीत होता है। आज जो है जनरेटिव जो एआई है, जैसे आपका डेल ई हो, मिड जर्नी हो गया, स्टेबल डिफ्यूजन हो गया के कारण बेहद वास्तविक चेहरे, नकली घटनाएं, डीप फेक वीडियो तैयारी किए जा सकते हैं, ठीक है। ये तैयार किया जा सकता है। यही कारण है कि फोटो रियलिस्टिक एआई कंटेंट को लेकर चिंता बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए संशोधन किया गया है। और आपको मुख्य इसमें प्रावधान क्या किया गया है वो आप देखिएगा, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मुख्य प्रावधान क्या किया गया है। तो एआई जनरेटेड कंटेंट का अनिवार्य आपका प्रकटीकरण हो, डिस्क्लोजर हो, अब प्रकटीकरण हो, ठीक है। आप प्रकट कर रहे हैं तो उसकी डिस्क्लोज आप कीजिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता यह घोषित करे यानी डिस्क्लोज करे कि उनका कंटेंट एआई जनित है। यदि उपयोगकर्ता ऐसा नहीं करता है तो प्लेटफॉर्म को स्वयं कंटेंट को स्पष्ट रूप से लेबल करना होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ एआई द्वारा, मैं नहीं किया, तो जो प्लेटफॉर्म है जैसे मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो उसको क्या है उसका भी काम है कि आप एआई उस पर लेबलिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म को भी दायित्व बनाया गया है। या नॉन कॉन्सेंसुअल डीप फेक मामलों में कंटेंट हटाना होगा। अगर वो नॉन कॉन्सेंसुअल डीप फेक होगा तो उसको हटा दिया जाए, ठीक है। ड्राफ्ट नियम में कहा गया था कि 10% इमेज एरिया पर लेवल अनिवार्य होगा, तो ऐसा कहा गया है। लेकिन प्लेटफॉर्म्स का विरोध के बाद इसे लचीला बनाया गया। अब दूसरा क्या है, प्रोमिनेंट लेवल का अनिवार्यता है। एआई जनित इमेजरी को स्पष्ट आसानी से दिखने वाले तरीके से लेबल करना होगा। उद्देश्य यूजर को गुमराह होने से बचाना है। सूचना की प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी जो है आपको बनाए रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सेफ हार्बर से जुड़े प्रावधान भी इसमें किया गया है। सेफ हार्बर क्या है, आईटी एक्ट जो 2000 की धारा 79 के तहत क्या है, 79 के तहत प्लेटफॉर्म को यूजर द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए सीमित उत्तरदायी
मिलता है, तो सीमित उत्तरदायित्व मिलता है। नया नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्लेटफॉर्म एआई जनित भ्रामक कंटेंट को जानबूझकर अनुमति देता है तो उसे प्रोत्साहित करता है या शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करता है तो उसे डिलीजेंस में विफल माना जाएगा। ठीक है, ड्यू डिलीजेंस में आपका विफल माना जाएगा और उसका सेफ हार्बर संरक्षण समाप्त हो सकता है। यह बिग टेक के लिए एक कड़ा संदेश है, मतलब आपका बड़े टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, आपका क्या है, राज्यों से जुड़े बदलाव क्या हुआ है, तो ये देखिए अक्टूबर 2025 में संशोधन प्रत्येक राज्य को केवल एक अधिकारी को ही कंटेंट हटाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन नए संशोधन में क्या किया गया है, अब राज्य एक से अधिक अधिकारियों को अधिसूचित कर सकता है। कारण इसका क्या है कि बड़े राज्यों में शिकायतों की संख्या अधिक होती है, इसे एक प्रशासनिक आवश्यकता बताया गया है। ठीक है, इसे एक प्रशासनिक आवश्यकता बताया गया है। संवैधानिक और नीतिगत आयाम क्या है, तो अनुच्छेद 19 एक ए क्लॉज ए सब क्लॉज ए, ठीक है, और बनाम जो क्या है 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस आपका सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता मानहानि से सुरक्षा, ये मुद्दा बनता है। डिजिटल गवर्नेंस जैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारियां, ये कहीं ना कहीं बताता है। ठीक है, तो ये आयाम दर्शाता है। व्यापक प्रभाव क्या है इसका पड़ सकता है, तो सकारात्मक, डीप फेक और फेक न्यूज पर नियंत्रण होगा, महिलाओं और सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा होगा और डिजिटल स्पेस में विश्वास बढ़ेगा। चुनौतियां क्या आ सकता है, कंटेंट मॉडरेशन का बोझ बढ़ेगा, ओवर सेंसरशिप का खतरा हो जाएगा, एआई जनरेटेड और ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट में अंतर पहचानना भी कठिन होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आईटी रूल्स जो है 2021 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के नियम जो है आपका 2021 क्या कहता है कि ये 2000 आईटी एक्ट जो 2000 में आया था ना, कि धारा 87 के तहत अधिसूचित किया गया है। उद्देश्य क्या है, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, फेक न्यूज आ जाएगा, डीप फेक, साइबर अपराध, महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा पर नियंत्रण करना है, यूजर अधिकारों की सुरक्षा करना है। आईटी रूल जो 2021 का दो प्रमुख भाग बांटा गया था। पहला भाग में सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे, परिभाषाएं, शिकायत निवारण, ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, ओके। और दूसरा भाग में इंटरमीडिएट्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित होंगे, जैसे सेफ हार्बर हो गया, कंटेंट टेकडाउन हो गया, ग्रीवांस रेड्रेसल हो गया। तो ये सब भाग 2 में आता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, इंटरमीडिएट कौन है, तो जो थर्ड पार्टी कंटेंट को होस्ट या ट्रांसमिट या स्टोर करता है उसे ही कहा जाता है इंटरमीडिएट। जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब इंटरमीडिएरी का काम करता है। ठीक है, सेफ हार्बर यहाँ पे क्या होगा, सेफ हार्बर धारा जो 79 आईटी एक्ट का, ठीक है, सेफ हार्बर क्या है, तो प्लेटफॉर्म को यूजर कंटेंट के लिए सीमित उत्तरदायित्व बशर्ते वो सरकार द्वारा निर्धारित ड्यू डिलीजेंस पे का पालन करे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपका आईटी रूल्स 2021 के तहत ड्यू डिलीजेंस क्या है, तो सामान इंटरमीडियरीज। ठीक है, सामान्य अवैध कंटेंट की जानकारी देना, शिकायत अधूरी अधिकारी नियुक्त करना, 24 घंटे में से शिकायत स्वीकार करना, 15 दिन में निपटान करना। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। ठीक है, भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं और आपका अतिरिक्त दायित्व बन जाता है, जैसे आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो गया, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर हो गया, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हो गया, मासिक कंप्लेंट रिपोर्ट हो गया, ये सब क्या है आपका अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि महिलाओं से जुड़े कुछ कंटेंट पर विशेष प्रावधान किया गया है, जैसे नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल कंटेंट जो हो गया, मॉर्फेड इमेज हो गया, 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है। ट्रेसेबिलिटी प्रावधान इसमें किया गया है, जैसे मैसेजिंग जो ऐप होगा ना, फर्स्ट ऑरिजिनेटर की जानकारी मांगा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों में ये विवाद बना रहता है। प्राइवेसी बनाम सिक्योरिटी और इन टू एंड इनक्रिप्शन का भी पर प्रभाव पड़ता है। अब हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आईटी रूल्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आईटी एक्ट
जो है 2000 के अंतर्गत बनाया गया, ठीक सही है। 79 धारा जो है आपका उसके तहत बनाया गया है। सेफ हार्बर जो है आपका संरक्षण ड्यू डिलिजेंस के पालन पर निर्भरता है, तो ये भी सही है। यह केवल विदेशी सोशल मीडिया कंपनी पर ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है मतलब देखते हैं क्या है, सेफ हार्बर की अवधारणा किस धारा के अंतर्गत आता है, तो आपका 79 87 से ही आपका आया था आईटी एक्ट जो 2021 का संशोधन का बना था, ठीक है। आईटी रूल्स 2021 के अनुसार सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट वह है, कौन सा है, जिसकी भारत में यूजर संख्या कम से कम आपका लगभग आपका 50 लाख से अधिक हो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपका एआई जनरेटेड सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट के संदर्भ में आईटी रूल्स जो 2021 संशोधित के अनुसार क्या है, तो पहला, ये ऐसे कंटेंट को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाना चाहिए, सही है। नॉन कंसेंसुअल डीप फेक कंटेंट को प्लेटफॉर्म द्वारा हटाया जाना अनिवार्य है, ये भी सही है। नियमों के उल्लंघन पर इंटरमीडिएट को सेफ हार्बर समाप्त हो सकता है, तो ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी 1 2 3 तीनों सही है। आपका जो आज का सेशन है ना, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। और हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, एक छोटा सा जरूर लाइक करके जाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,